हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राउंडन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी जो कक्षा होनी है वह कला एवं संगीत के माध्यम से होनी है और इस विषय में आज हम आपको पढ़ाएंगे लय। जो आपका अगला टॉपिक है, अभी मैंने पिछले जो ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो मैंने आपको रागों के बारे में बताया था और सारे राग आपको लिखवा दिए थे। तो जो आपकी जो नोट्स हैं आप उसी बुक में इसको कंटिन्यू करेंगे और रागों के बाद से ही आप उसमें हेडिंग डालेंगे लय। तो आज हम जानेंगे लय के बारे में कि लय क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग लय। तो लय होता क्या है, तो पहले आप उसको थोड़ा लिख लेंगे। लय एक्चुअली क्या होता है कि गाने अथवा बजाने की क्रिया की चाल या गति को ही लय कहते हैं। अर्थात जो भी गायन या वादन होता है उसकी एक चाल होती है और उसी चाल को लय कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। आम बोलचाल भाषा में हम समझते हैं कि लय क्या होता है। ठीक है, किसी भी चीज की अपनी रिदम में आ जाना ही लय कहलाता है। ठीक है, आम बोलचाल भाषा में हम लोग इसका लय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर संगीत में लय का मतलब यहाँ पर जो है रिदम से है। तो लय कितने प्रकार की होती है? लय 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले विलंबित लय। ठीक, विलंबित लय के अंतर्गत क्या होता है कि जिसके नाम से पता चल रहा है कि जो विलंबित लय होती है इसमें विलंब हो, यानी कि देर हो, धीमे धीमे चले, तो वह क्या है? विलंबित लय है। जैसे कि इसमें लिख लेंगे आप कि बहुत धीमी चाल को विलंबित लय कहते हैं। यानी कि जब किसी भी म्यूजिक की लय होती है, आपने सुना होगा कि उसकी बीट्स बहुत धीमे धीमे चलती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर सैड सॉन्ग में ही इस तरीके का विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है। गजल में विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है। भजन में भी कई हद तक जो है उसमें विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत धीमी चाल को ही हम विलंबित लय कहते हैं और इसे ढाई लय भी कहकर पुकारा जाता है। यानी कि इसको ढाई लय भी कहते हैं। गायन में बड़े ख्याल, द्रुपद, धमार आदि इसी लय में गाए जाते हैं और विलंबित लय के कुछ ताल झुमरा, आड़ा, चौताल, तिलवाड़ा और एक ताल आदि के होते हैं। तो जो मैंने अभी आपको ये नाम बताए हैं, ये क्या हैं? ये सभी नाम रागों पर आधारित हैं। जो द्रुपद है, धमार है, ये राग हैं और इन रागों को विलंबित रूप में ही गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ये जितने भी हैं ये शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं और इसमें ही जो गज़ल होता है, गज़ल का भी पार्ट जो है बहुत सारा वो विलंबित लय के अंतर्गत गाए जाते हैं। अगला हमारा है मध्य लय। ठीक, तो मध्य लय के मतलब क्या है कि बीच का, यानी कि न तेज और न धीमा। तो साधारण लय जो कि ना अधिक धीमी होती है और ना अधिक तेज होती है, वह लय मध्य ताल कहलाती है। और मध्य लय की तुलना हम घड़ी के सेकेंड के टिक टिक की चाल से कर सकते हैं। जो उसकी जो घड़ी के जो टिक टिक का साउंड होता है उससे हम क्या करते हैं कि उसको ही हम मध्य लय कहते हैं। इसके गायन में छोटे ख्याल, गीत, भजन आदि इसी लय में गाए जाते हैं और इस लय के ताल को त्रिपाल, झप ताल और दादरा आदि हैं। ठीक है, जो इसके गाए जाने वाले जो प्रमुख लय वो जो ताल हैं, जो राग हैं, वह यही 3 हैं, यानी कि त्रिपाल, झपताल और दादरा। इन सब को जो है मध्य लय के अंतर्गत ही गाया जाता है। नंबर 3 पर आता है द्रुत लय। तो इसके सबसे पता चल रहा है द्रुत मीन्स तीव्र। ठीक है,
बहुत तेजी से चलने वाला, द्रुत लय में चलने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मध्य लय से 2 गुनी शीघ्र लय को द्रुत लय ताल कहते हैं। ठीक है, जो मध्य लय होती है उससे 2 गुनी शीघ्र की लय को द्रुत लय ताल कहते हैं। और गायन में तराने, छोटे ख्याल आदि इसी ताल में गाए जाते हैं। मध्य लय की तालों को की जो गति होती है वह तेज करके इसे लय में हम बजाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई बीट होती है पहले धीरे धीरे उसकी स्पीड होती है और गाने के अंतिम तक वह अपनी द्रुत लय में पहुंच जाती है। यानी कि जो गाने के 3 होते हैं, पहला अंतरा, मध्यमा और फिर पहला मुखड़ा, मध्यमा और अंतरा, तो इनमें 3 में जो अंतरा होता है, सबसे आखिरी वाला जो पार्ट होता है, उसमें हमें तीव्र गति का गायन करना पड़ता है, तीव्र का वादन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, जो लय के 3 प्रकार होते हैं वो आपने समझ लिए, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अब इन लयों के बाद में जब बात आती है गायन और वादन की, तो इन लयों को फिर हम मात्राओं में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मात्राओं में कन्वर्ट करने के बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है दुगुन, तिगुन तथा चौगुन आदि लयकारियां। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट्स बना लेंगे। दुगुन, तिगुन तथा चौगुन लयकारियां। ठीक है, हम जब इनका ज्ञान कर लेते हैं, लयों का ज्ञान कर लेते हैं और इन्हें जान जाते हैं कि हमें विलंब राग में कौन सा गीत गाना है, मध्य राग में कौन सा गाना है और द्रुत लय में कौन सा गाना है, जब इसका ज्ञान हमको हो जाता है, उसके बाद का अगली जो उसका जो है वो है ये लयकारियां थोड़ा कठिन होता है और इसको बहुत ही ज़्यादा प्रयास होती है। आपकी जो रियाज के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि आप संगीत में रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप उसमें रियाज करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को सुर में पक्का माना जाता है। तो आपको यहाँ पर गायक नहीं बनना है, लेकिन इन सब चीज़ों को समझ करके अपने छात्र छात्राओं को कम से कम उनको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जब वो कोई कविता का पाठ करें, जब कोई प्रार्थना का पाठ करें, तब उनमें हर जो भी हमारी कविताएं होती हैं, जो भी हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि कहीं उनमें विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय और कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर सांस लेना है, कहाँ पर सांस को छोड़ना है, ये सभी चीज़ों का समन्वय करके ही उस प्रार्थना, गीत या कविता या लोकगीत को गठित किया जाता है। तो हम समझ लेते हैं कि दुगुन, तिगुन और चौगुन में क्या है। तो आज हम आपको केवल बताएंगे दुगुन के बारे में। तो जैसा कि लिखा हुआ है, किसी ताल के ठेके की यदि दुगुन लय में लिखना हो तो पहले ठेके की पूरा 2 बार लिखना चाहिए। फिर नीचे आधा चांद लेकर मात्राओं के बोलों को एक एक मात्रा में कर लेना चाहिए तथा विभाग समताली खाली चिन्ह लगा देना चाहिए। अब इसे दाहिनी और पक्के काम में उतार लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैंने आपको याद होगा कि सम और ताली और खाली को मैंने आपको बता चुके हैं कि सम और ताली और खाली क्या होते हैं और इनके चिन्ह लगा लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सम का निशान है जो कटा हुआ है और ये जो है खाली का निशान है। ठीक, और जहाँ पर कोई निशान नहीं लगा हुआ है वह आपका ताली का निशान हुआ है। ठीक है, ये आपकी मात्राएं हैं। तो यहाँ पर और पक्का काम क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इसे दाहिनी और पक्के काम में उतार लेना चाहिए। पक्के काम का मतलब यहाँ पर मात्राओं सहित है। उन रागों को मात्राओं सहित लिखना ही पक्का काम कहलाता है। अब इसका एक उदाहरण लिखा हुआ है, थोड़ा सुनने में आपको अटपटा लगेगा, जो इसके सूत्र हैं वो आपको थोड़ा अटपटा लगेंगे, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है धीम धीम, माँ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन जो इसका उच्चारण होगा वो धीम धीम। ठीक है, तो यहाँ पर धीम धीम, धागे तिरकिट तूना कत्ता। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पक्ष हो गया, ये दाहिना पक्ष हो गया आपका। अब पक्का काम क्या हो गया, पक्का काम हो गया, हम यहाँ पर मात्राओं के साथ में इस तरीके का दो गुण लग गया, धीम धीम, धागे तिरकिट तूना कत्ता, धागे तिरकिट धीना। ठीक, ये मात्राएं आपको चर्म वाद्य के ऊपर ही निकालनी है। ये तबला जो होता है, तबले में इसी तरीके का आपको टोन निकल करके आएगा। तो ये चीजें जो है चर्म वाद्य के ऊपर स्पष्ट रूप से आपको इसी साउंड में ही सुनाई देंगी। अब इसका दूसरा पक्ष आ गया यहाँ पर, धीम धीम, धागे तिरकिट तूना कत्ता। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ताली, यहाँ पर क्या था, सम था, यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये चांद आ गया। ठीक है, तो इसके लिखा पूरा वही है, लेकिन केवल इनका जो ताली और खाली का अंतर है। तो धीम धीम, धागे तिरकिट तूना कत्ता, धागे तिरकिट धीना, धागे तिरकिट धीना। तो यहाँ पर दो थे, दो मात्रा थी, और यहाँ पर ये चार मात्राएं हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा पक्का काम करने वाला, तो ये इसका धीम धीम, धागे तिरकिट तूना कत्ता, धागे तिरकिट धीना, ये जो है ये आपका कच्चा, और धीम धीम, धागे तिरकिट तूना कत्ता, धागे तिरकिट धीना, तो ये 0, 3 और 4। ठीक है, ये आपका पक्का काम आ गया, पक्का काम ये हो गया। इसको समझने के लिए आप जो है वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, अगर मेरा लिंक हुआ तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो और यह तबले की संगत पर ही इस तरीके के शब्द आपको सेम यही शब्द उस तबले से निकलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स बना के भेजना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और जिन छात्र छात्राओं ने नोट्स नहीं बनाए हैं या नहीं दिखाए हैं, तो उनसे मैं पुनः आग्रह करता हूं या अनुरोध करता हूं, आदेशित करता हूं, आप जिस भी प्रकार से इसको लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि केवल 4 से 5 स्टूडेंट ही केवल पढ़ रहे हैं ठीक से। क्या कारण हो सकता है उनका ना पढ़ने का, वो मैं नहीं जानता हूं। हमारा काम केवल आपको नोट्स कराना है। आप अब उस स्थिति में नहीं रह गए हैं कि आपको पनिशमेंट दिया जा सके। एक शिक्षक के नाते मैं आपसे यही कहूंगा कि जो ऑनलाइन कक्षा चल रही हैं, सभी विषयों में जो भी हमारे सभी सहयोगी अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप जरूर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ज्ञान लें, तो आपको ही लाभ होगा। जिन छात्र छात्राओं ने नोट्स नहीं बनाए हैं, वे भैया नोट्स बना करके एक बार हमको दिखा दें, तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि आप कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जो नोट्स बना के नहीं भेज रहे हैं, निश्चित तौर पर ये मान लूंगा कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको तिगुन का उदाहरण लेकर के आऊंगा और उसी के नोट्स बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।